आज अपन पढ़ने वाले हैं प्राणियों में पोषण, चैप्टर नंबर 2। क्या पढ़ने वाले आज प्राणियों में पोषण चैप्टर नंबर 2 वो पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम क्या था, पादपों में पोषण। आज पढ़ने वाले हैं प्राणियों में पोषण चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। पादप अर्थात पौधे। पादप अर्थात पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना लेते हैं। इस कारण उन्हें क्या कहते हैं, स्वयंपोषी कहते हैं। परंतु प्राणी यानी कि जंतु ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये किस श्रेणी में आते हैं, परपोषी श्रेणी में आते हैं, विषमपोषी श्रेणी में आते हैं। ये दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। प्राणी अपना भोजन स्वयं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं का भक्षण नहीं करना अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। कुछ पौधे जंतुओं को भी खाते हैं और कुछ पौधे जंतुओं और कुछ पौधों एवं दोनों जंतुओं को खा जाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। जो कि खाद्य पदार्थ हमें कहाँ से मिलते हैं, भोजन से, जिसके अंदर क्या उपस्थित होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, अल्प मात्रा में विटामिन होते हैं और जल उपस्थित होता है, जो कि हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता। आहार के अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है, यहाँ पर भोजन को ग्रहण करना। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है, भोजन को ग्रहण करना। भोजन को ग्रहण यहाँ किस स्थान से, किस भाग से किया जाता है, मुख गुहा द्वारा किया जाता है, यानी कि मुख से भोजन को ग्रहण किया जाता है। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होगा, भोजन ग्रहण करना होता है। की विधि को शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित या सम्मिलित है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठन जटिल पदार्थ है, जैसा कि पहले चैप्टर में बता चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जटिल रूप होता है। किसका, इसका सरलतम रूप क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, सरलतम रूप ग्लूकोज होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप ग्लूकोज होता है। यानी कि मनुष्य जटिल अणुओं को सरल अणुओं के रूप में ग्रहण करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते। जैसे बताया था कि राइजोबियम से क्या प्राप्त होती है, लेग्यूमिनेसिस पादप की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु उपस्थित होता है, जो क्या कहता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में ना ग्रहण कर किसके रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी जटिल अणु को क्या करता है, सरल अणु के रूप में उपयोग करता है। अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थ में परिवर्तन। जैसे दिखाया गया है, जटिल पदार्थ इस प्रकार होते हैं, इनको अलग अलग टुकड़ों में विभाजित किया गया है। तो ये क्या हो गए, सरल पदार्थ हो गए। परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है। यानी कि
जटिल अणु का छोटे छोटे सरल अणुओं में या पदार्थों में टूटना विखंडन कहलाता है तथा इसे इसे क्रम को पाचन कहते हैं। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। खाद्य अंतर्ग्रहण का मतलब बता चुके हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है? भोजन को मुख के द्वारा ग्रहण किया जाना। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी जिसे बोला जाता है हेमिंग बर्ड। हेमिंग बर्ड क्या है? ये सबसे छोटा पक्षी है। हेमिंग बर्ड क्या है? सबसे छोटा पक्षी, जिसका अन्य नाम क्या है? मरमर पक्षी। पौधों को मकरंद चूसते हैं। पौधों को क्या कहते हैं? मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्पवंश के प्राणी अपने शरीर को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। इस जगह दिखाया हुआ है स्टार फिश, यानी कि दिखाया गया है तारा मछली। तारा मछली के 5 पाद होते हैं, यानी कि पैर होते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम है तारा मछली का स्टार फिश, जो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर आवरण या कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। अगला टॉपिक है मानव में पाचन। मानव में पाचन। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। मल निष्कासित वाला जो भाग उसे क्या बोला जाता है? गुदा कहा जाता है। यानी कि भोजन को मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसे बोला जाता है अंतर्ग्रहण। और जिस भाग से भोजन त्यागा जाता है उसे बोला जाता है निष्कासन या उत्सर्जन। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुखगुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जिसके विभिन्न भाग हैं मुखगुहिका, ग्रास नलिका या ग्रैसिका, आमाशय, क्षुद्रांत जिसे बोला जाता है छोटी आंत, रंध्रांत्र जिसे बोला जाता है बड़ी आंत, जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मलद्वार अथवा गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाली या पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, इसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से समृद्ध विभिन्न ग्रंथियों जैसे लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, आमाशय पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं समृद्ध ग्रंथि मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। मनुष्य का पाचन तंत्र का डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें ऊपर क्या होती है? मुखगुहिका, उसके बाद लाला ग्रंथि, इसका अन्य नाम क्या है? लार ग्रंथि, ग्रैसिका होती है, यकृत होता है, और क्या क्या है इसमें?
दोबारा देखेंगे मुखगुहिका, लाला ग्रंथि, ग्रसिका, यकृत, पित्ताशय, अमाशय और अग्नाशय, वृद्धांत, क्षुद्रांत, मलाशय और गुदा इसके विभिन्न भाग होते हैं। किसके? आहार नाल के विभिन्न भाग। ये मुख गुहा से शुरू होती है और गुदा यानी कि गुदा मार्ग या निष्कासन मार्ग तक समाप्त होती है। अब इसके एक एक भाग हम पढ़ेंगे। मुख एवं मुखगुहिका। मुख एवं मुखगुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। आहार क्या होता है? आहार यानी कि भोजन। भोजन में विभिन्न प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। ठोस, द्रव और पेय पदार्थ के अंदर गैस की कुछ मात्रा भी हो सकती है। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं। हम किसकी सहायता से भोजन को चबाते हैं? दांतों की सहायता से चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गतिका या सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा इनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। इसके अनुसार इन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अब इनके नाम क्या क्या है इनको आगे बताएंगे क्या क्या होते हैं। देखो इनके नाम है। हमारे मुख के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं? हमारे मुख के अंदर यानी कि मुख गुहा के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं। आगे के दांत कृतनाक कहलाते हैं। उससे पीछे के दांत ये वाले ये रदनक कहलाते हैं। आगे के दांत कृतनक, उससे पीछे के दांत रदनक, और लास्ट पीछे के 3 इधर 3 इधर क्या कहलाते हैं? चवर्णक कहलाते हैं। यानी कि आगे के दांत कृतनक, उसके अगले दांत रदनक, उससे अगले दांत आगे चवर्णक और लास्ट के दांत क्या कहलाते हैं? चवर्णक कहलाते हैं। तो ये कार्य क्या होते हैं? कार्य भी इधर ही बता देते हैं। कार्य क्या होते हैं? देखो आगे के जो दांत है हमारे क्या? कृतनक का कार्य क्या होता है? खाद्य पदार्थ को कुतरना। जिस प्रकार हम सेब को खाते हैं तो हम किस प्रकार के दांतों का उपयोग करते हैं? कृतनक दांतों का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार आपने देखा होगा गिलहरी और चूहे अनाज के दानों को खाती है। वो कौन से दांतों का उपयोग करती है? कृतनक दांतों का उपयोग करते हुए जी। उसके बाद रदनक दांतों का कार्य क्या होता है? रदनक दांतों का कार्य होता है चीरने फाड़ने का कार्य। जैसे देखोगे कुत्ते के और चीता, शेर, भेड़िया, इनके कृतनक दांत मजबूत होते हैं। क्यों होते? क्योंकि ये मांस को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। इस कारण ये दांत क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। उसके बाद अगर चवर्णक और चवर्णक दांतों का कार्य क्या होता है? ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। अगर चवर्णक और चवर्णक का कार्य क्या होता है? भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। हमारे मुख में लार ग्रंथि या लाला ग्रंथि होती है जो लार स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लार या लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाते हैं। उसके बाद देखेंगे दूध के दांतों के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होते हैं? दूध के दांत या स्थायी दांत होते हैं। दूध के दांत तथा स्थायी दांत। ठीक है। दूध के दांत बचपन में आते हैं। जब शिशु माँ का दूध ग्रहण करता है, पीता है, उस समय दांत कौन से होते हैं? दूध के दांत होते हैं। फिर कुछ समय पश्चात दांत टूट जाने के बाद हमारे परमानेंट यानी कि स्थायी दांत आ जाते हैं। वो किशोरावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक रहते हैं। फिर वृद्धावस्था जैसे ही आ जाती है
तो वो दांत फिर दोबारा हट जाते हैं या गिर जाते हैं। यानी कि हमारे जीवन में दांत 2 बार आते हैं, एक बार टेम्परेरी टीथ, दूसरी बार परमानेंट टीथ। ठीक, क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट या शैशव काल में निकल गया तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांतें गिर जाते थे। इन्हें दूध के दांत कहते थे। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकल जाते हैं, इन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में प्राय गिर जाते। बताया था जीवन में 2 बार दांत आते हैं। पहली बार दूध के दांत जिन्हें बोला जाता है अस्थायी दांत, उसके बाद स्थायी दांत आते हैं और वृद्धावस्था जैसे जैसे आती है उस अवस्था में भी धीरे धीरे दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारे दांतों का कार्य अलग अलग है। जैसे बताते कृदनक दांत का अलग, रदनक दांत का अलग और अगर चवर्णक और चवर्णक दांत का अलग। कृदनक का कार्य क्या होता है? कुतरने का कार्य करते हैं। रदनक क्या करता है? चीरने फाड़ने का कार्य करता है। और अगर चवर्णक और चवर्णक भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार हमारे दांत क्या होते हैं? अलग अलग साइज के होते हैं, इस कारण अलग अलग आकृति के होते हैं। इस कारण क्या होता है? मनुष्य विषमदंती है। क्या है मनुष्य? विषमदंती। एक सेट के दांत मनुष्य के मुखगुहा के अंदर उपस्थित नहीं होते। अलग अलग प्रकार के दांत मनुष्य के मुखगुहा के अंदर उपस्थित होते हैं। इस कारण इसके बोला जाता है विषमदंती कहा जाता है। और हमारे जो दांत बने होते हैं किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। हमारे जो दांत होते हैं यानी कि मनुष्य के दांत होते हैं किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। और हमारे दांतों के ऊपर मजबूत परत, शरीर की मजबूत परत कौन सी उपस्थित होती है? इनेमल, जो दांतों की क्या करती है? सुरक्षा करती है। और बाह्य आघातों से और हमारे शरीर मुखगुहा के अंदर उपस्थित दांतों की सुरक्षा करने में सहायता कौन करती? इनेमल परत करती है। मनुष्य के जीवन में दांतों का 2 बार आती है तो द्विबार दंती कहलाती है। द्विबार दंती के नाम से, यानी कि जीवन में 2 बार दांत आते हैं उन प्राणियों को द्विबार दंती कहा जाता है। खांच में ये सेट होते हैं, सभी दांत अपने अपने स्थान पर खांचों में सेट होते हैं। ठीक, पीसने का कार्य करते हैं। इनके मध्य जीभ उपस्थित होती है और जीभ के आसपास लार ग्रंथियां उपस्थित होती है। अगला पॉइंट है भोजन नली का ग्रेसिका। भोजन नली या ग्रेसिका निगला हुआ भोजन ग्रास नली अथवा ग्रेसिका में जाता है। ग्रेसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रेसिका की भित्ति संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा ये गति भोजन को नीचे की ओर ढकेलती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन का मतलब क्या होता है? उल्टी। वमन का अर्थ क्या होता है? उल्टी क्या हो तथा इसके कारण इसके विषय में सोचिए। अपने अभिभावक एवं अध्यापकों से इस विषय पर चर्चा कीजिए। यह डायग्राम दिया हुआ है ग्रसनी या ग्रस नली का। भोजन का कुछ भाग आमाशय के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया है। भोजन दिखाया हुआ है, ग्रसिका दिखाई हुई है और आमाशय दिखाया हुआ है। ग्रसिका की
स्ट्रक्चर हमें दिखाई गई है। अगला पॉइंट है टॉपिक अमाशय। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। अमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह चपटा एवं यू की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ये एक और कृषिका या ग्रास नली से खाद्य पदार्थ या खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर शुद्रांत, शुद्रांत का मतलब क्या बताता है, छोटी आंत में भेज देता है। दोबारा देखेंगे अमाशय क्या होता है। अमाशय मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा संरचना होती है। यह चपटा एवं यू आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। ये एक ओर से ग्रेसिका यानी ग्रेसिका से भोजन आएगा और कहाँ पर भेजेगा, अमाशय में भेजेगा, और अमाशय से भेजता हुआ कहाँ पर भेज देगा, शुद्रांत्र में भेज देगा यानी छोटी आंत में भेज दिया जाता है। अमाशय का आंतरिक स्तर सतही भोजन श्लेष्म में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि अमाशय का आंतरिक अपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्म अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँचे जाते हैं। साथ ही अमाशय के साथ भोजन के साथ छोटे छोटे जीवाणु या बैक्टीरिया आ जाते हैं, उसको नष्ट कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है नष्ट। ये कहाँ उपस्थित होता है, अमाशय के अंदर उपस्थित होता है HCl। यह अम्लीय प्रकृति का होता है और भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने यानी कि मारने का कार्य करता है। यह माध्यम को अम्लीय बनाता है कौन, HCl माध्यम को यानी कि भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस यानी कि जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। पाचक रस क्या करता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है और आगे भोजन को संचरित कर दिया जाता है। इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे।